आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज के सत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में। फ्रेंड्स, स्लाइड वायर ब्रिज को हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं। मेरे गूगल क्लासरूम के कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि मैं यूट्यूब पर इसका भी वीडियो शेयर करूं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट द स्लाइड वायर ब्रिज और द मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज कहें या मीटर ब्रिज कहें, दोनों एक ही डिवाइस के नाम हैं। फ्रेंड्स, जिसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं या स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं, हमने डायग्राम उसका यहां बनाया हुआ है और इसके स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड वर्किंग से रिलेटेड हम सभी डिस्कशन आज यहां करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज से। सो फ्रेंड्स, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में कर लिया जाता है, कि प्रिंसिपल क्या है आपका स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का, तो सीधा सा एक लाइन का आंसर है, इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसे हम हमेशा यूज करते हैं मीटर ब्रिज में, वो है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। फ्रेंड्स, व्हीट स्टोन ब्रिज आप पहले पढ़ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है उसका। लेकिन अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं अलग से उसका भी एक वीडियो डालूंगी, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगी आपसे रिगार्डिंग व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां फ्रेंड्स मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाया हुआ है और शॉर्ट में आपको इससे रिलेटेड कंडीशंस बता दूंगी। फ्रेंड्स, यहां देखिए A, B, C, D, इसमें ये 4 रेजिस्टेंसेस लिए जाते हैं P, Q, R, S। इन 4 रेजिस्टेंसेस को लेकर के हम ये ब्रिज का शेप बनाते हैं। यहां B और D के बीच में एक की हमने यूज किया K2 और एक गैल्वेनोमीटर हमने यूज किया हुआ है B और D आर्म के बीच में। A एंड C आर्म के बीच में फ्रेंड्स की K1 यूज किया है एंड द सोर्स ऑफ EMF E हमने यूज किया है। फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। और आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि जब हम कहते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या है, BD आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और जब BD आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, देन दिस I1 जो यहां गई वो पूरी की पूरी BC की तरफ चली जाएगी। यानी I1 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा एंड I2 इज इक्वल टू I4 हो जाएगा। और जैसे ही बैलेंस कंडीशन आती है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हुआ, 0 हुआ, यानी BD आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करी, जबकि हमने K1 और K2 दोनों कीज को स्विच ऑन किया हुआ है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हम उसी कंडीशन में बात कर रहे हैं। हमारा सिस्टम तभी वर्क करेगा जबकि कीज को हमने ऑन किया, K1 एंड K2 को। तो फ्रेंड्स, इस व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन आ जाएगी और जैसे ही बैलेंस कंडीशन आएगी, उसमें कुछ इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं और आपको एक रिलेशन मिलता है P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये है व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, जिसे हम एज सच अपने मीटर ब्रिज को स्टडी करने में यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहां एक और चीज हम आपको बता दें, जो कि वाइवा बेस्ड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में भी पूछा जाता है, या चूंकि आपका मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है, तो जब आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके भी वाइवा में ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि यहाँ जो 2 कीज आपको प्रोवाइड की गई है K1 एंड K2, तो इसमें से
किस की को हम पहले ऑन करेंगे और किस वाली की को हमें बाद में ऑन करना है। तो फ्रेंड्स यहां हम आपको बता दें कि आप मीटर ब्रिज का जब प्रिकॉशंस लिखते हैं एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में, जब मीटर ब्रिज आप करते हैं, या आप थ्योरी में भी करते हैं और प्रैक्टिकल लैब में भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब आप एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में करते हैं तो आपसे वाइवा का क्वेश्चन है, अदरवाइज एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, थ्योरी पेपर में भी। वहां आप लिखेंगे कि आप K1 की को पहले ऑन करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, देन उसके बाद आप K2 की को ऑन करते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट जब करते हैं मीटर ब्रिज का, उसके प्रिकॉशन में भी मेंशन करते हैं ऐसा कि आपने K1 की को पहले ऑन किया, जिसे आप सेल की कह देते हैं, और गैल्वेनोमीटर की, जिसे हमने यहाँ K2 दिखाया है, उसको आप बाद में ऑन करते हैं। इसका कारण भी हम यही बता देते हैं फ्रेंड्स, चाहे आप मीटर ब्रिज में यूज करिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज करिए, आप थ्योरी में यूज करें या कि प्रैक्टिकल लैब में आप इस वाइवा के रूप में इसको यूज करें, आपने K1 की को पहले ऑन करना है और K2 की को बाद में ऑन करना है। रीजन क्या है फ्रेंड्स, हम यहाँ सोर्स ऑफ ईएमएफ सेल यूज कर रहे हैं जो कि हमें डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट, यानी यहाँ वेरिएशन नहीं होगा करंट का। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। जो हमारा फ्लोइंग करंट है किसी कंडक्टर से, वो सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यही करंट अगर वेरिएबल करंट हो, यानी चेंज हो रही होगी अगर कंडक्टर से फ्लो करने वाली करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ, करंट चेंज हुई कंडक्टर में, तो उसके सराउंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आएगा। और आप जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। इस फैक्ट को हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, यानी अगर करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ इसकी वजह से वो चेंज होगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। और आप ये भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स फैराडेज लॉज में कि अगर किसी क्लोज्ड सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम ये कह देते हैं, मान लीजिए हमने कहा प्रिकॉशन है K1 को पहले ऑन किया फिर बाद में K2 को, थोड़ी देर के लिए आप मान ले कि हमने पहले K2 ऑन कर दिया आप और फिर बाद में हमने K2 ऑन है, यानी सर्किट हमारा रेडी है, हमने जैसे ही इस K1 को ऑन किया करंट फ्लो करेगी। अब फ्रेंड्स यहां हमने क्या लिया, डायरेक्ट करंट का सोर्स लिया जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स जो भी वैल्यू ये करंट की देगी 10 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी एक फिक्स वैल्यू देने वाली है, तो जब तक ये K1 ऑन नहीं है, K1 ऑफ कंडीशन में है, कोई करंट नहीं गई, यानी जीरो करंट था, तो जीरो से उस फिक्स वैल्यू तक राइज करने में एकदम सडन राइज नहीं होता, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे राइज करती है करंट। मान लीजिए हमने कहा 20 एम्पियर करंट है तो 0 से 20 तक चेंजिंग वैल्यू जाएगी, 20 पर पहुंचकर अब स्टेबल करंट हो गई। और अगर हमने इस K2 को पहले ऑन रखा था, जैसे ही K1 को ऑन करेंगे तो करंट वेरी करना शुरू करेगी 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, और करंट वेरी करेगी तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर्स में से जो करंट फ्लो कर रही है वो वेरी करी, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, ये मेजर करता है कि बीडीआर में अगर करंट गई तो ये डिफ्लेक्शन देगा और बीडीआर में करंट नहीं गई तो ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा। हो सकता है कि जिस समय हमने पहले K2 ऑन किया और फिर K1 ऑन कर रहे हैं हमारा ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहा हो, लेकिन चूंकि K1 को बाद में ऑन किया तो करंट हमारी वेरी कर गई और वेरिएबल करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा।
जबकि हो सकता है ये बैलेंस कंडीशन में रहा हो और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ये डिफ्लेक्शन आया यानी ये बैलेंस कंडीशन नहीं है, और आप सिस्टम को डिस्टर्ब करके दोबारा से बैलेंस कंडीशन सर्च करने लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम आएगी आपको बैलेंस कंडीशन सर्च करने में। इस वजह से आपको कहा जाता है कि पहले आप K1 ऑन करिए, जब करंट स्टेबल हो जाती है थोड़ा समय रुकने के बाद तब K2 को ऑन करिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपको बैलेंस कंडीशन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो चीज यहां भी लागू होगी, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी और आपके मीटर ब्रिज में भी लागू होगी। अब फ्रेंड्स हमने यूज किया है व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन यानी P/Q = R/S को मीटर ब्रिज में। तो हम देखें हम क्यों यूज कर रहे हैं मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मीटर ब्रिज, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे और यही कंपेयर करके दिखा देंगे कि क्यों हम इसको यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। फ्रेंड्स मीटर ब्रिज में सबसे पहले तो हमें एक वुडन बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। उस वुडन बोर्ड पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्राउन कलर से हमने लिया ये मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, धातु की पत्तियां हैं। मेटल जो कि गुड कंडक्टर है, यहां हम कॉपर की स्ट्रिप्स यूज करते हैं। कॉपर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके थ्रू करंट फ्लो कर सकती है। तो एक वुडन बोर्ड पर, लकड़ी के बोर्ड पर ये मेटालिक स्ट्रिप्स, धातु की पत्तियां जो हैं ये इसी तरीके से फिट कर दी जाती हैं। उसी वुडन बोर्ड के ऊपर यहां A और B के बीच में देखिए ब्राउन कलर का जो हमने दिखाया वो एक कंडक्टिंग वायर है जो कि कांस्टेंटन या मैग्नीन का यूज किया जाता है। और इसी वायर के पैरेलल में एक स्केल लगी होती है जिससे हम वायर के लेंथ को मेजर करेंगे। अब फ्रेंड्स वुडन बोर्ड पे इतना अरेंजमेंट दिया जाता है जिसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। बाकी ये अरेंजमेंट सब एक्सटर्नल अरेंजमेंट है, एक्सटर्नल कनेक्शन हम देते हैं। हम मीटर ब्रिज को यूज करने के लिए फ्रेंड्स इस पॉइंट और इस पॉइंट हमने जो ब्लू कलर से दिखाया, यहां स्क्रू होता है, इन स्क्रू के बीच में हम यहां पे कनेक्शन देते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स R का। फ्रेंड्स फिर यहां देखिए ये हमारे स्क्रू जो हैं, जो दूसरा गैप हमने प्रोवाइड किया, दो गैप थे, एक गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, दूसरे गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें मालूम नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से तो हम नॉन रेजिस्टेंस, जो वाली की आपने यूज किया निकाला उतना रेजिस्टेंस यहां सर्किट में आ गया, लेकिन अननोन रेजिस्टेंस ये हमें वैल्यू मेजर करनी है बाय यूजिंग मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो उस वैल्यू, उस रेजिस्टेंस को हमने सेकेंड गैप में कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स देखिए यहां हमने डी पॉइंट, इसी मेटालिक स्ट्रिप में 3 स्क्रू, 1, 2 और 3, मिडिल स्क्रू को हमने डी मार्क किया। अब डी से एक वायर लिया और इस वायर से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और उसके दूसरे एंड को ले जाकर के एसी वायर पर टच कराएंगे। फ्रेंड्स इतना आपने देखा। अभी देखिए यहां ए और सी के बीच में हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ सेल लगाया और एक की लगा दिया। तो फ्रेंड्स ये जो बी पॉइंट हमने लिया, जो डी से वायर लाके गैल्वेनोमीटर जोड़कर बी पॉइंट, ये एसी वायर पर हम स्लाइड करा सकते हैं। इसको हम फिक्स कनेक्शन नहीं देते, इसको जॉकी कहते हैं। जॉकी के थ्रू हम यहां स्लाइड कराकर जहां चाहे टच करा सकते हैं। फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जिस पॉइंट पे चाहें हम टच करवा सकते हैं इस जॉकी जो बी पॉइंट से मेंशन हमने किया हुआ है यहां पे। इसी वजह से हम इस डिवाइस को कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि यहां जॉकी को हम वायर एसी पर स्लाइड करवा सकते हैं, इसलिए इसे स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। फ्रेंड्स यहां जो हम एसी वायर यूज कर रहे हैं मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना हुआ, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर। इसी वजह से हम इसको मीटर ब्रिज भी कह देते हैं।
तो फ्रेंड्स ये तो स्ट्रक्चर था, जितना मैंने एक्सप्लेन किया। अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ मीटर ब्रिज आता है तो इस डायग्राम के साथ एज सच पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। पूरा एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिए और उसे एज सच आपको लिखना होगा। अब फ्रेंड्स हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ पे कि मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो रहा है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये जो बी पॉइंट है, वायर है, इसको एक एंड पे अगर पकड़ लिया जाए और इस डी को दूसरे एंड पे पकड़े और बी को नीचे और डी को ऊपर की तरफ खींचा जाए, तो आप देखिए डी ऊपर जाएगा, यानी एडीआर में ये रेजिस्टेंस R कनेक्ट हो जाएगा, DCR में ये S कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे एंड पे ये B नीचे गया तो AB में ये P आ गया और BC में ये Q आ गया। यहां देखिए फ्रेंड्स, यहां B नीचे गया, यहां B ऊपर है, लेकिन AB में P आया, BC में Q आया, BC में Q आया, AD में R आ गया और DC में S आ गया। यानी हमने सिर्फ इसको अरेंज कर दिया है एक बोर्ड पे, अदरवाइज B और D को ऊपर और B को नीचे खींचे तो एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर हो जाता है। यहां भी मीटर ब्रिज के केस में भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही स्ट्रक्चर हो गया। इस वजह से ये हमारा मीटर ब्रिज बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह फंक्शन करेगा, यानी इट्स द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब फ्रेंड्स हमें बैलेंस कंडीशन ढूंढना पड़ेगा जब भी हम मीटर ब्रिज को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि हम किन किन चीजों के लिए बेसिकली मीटर ब्रिज को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स 3 मेन यूजेस होंगे हमारे मीटर ब्रिज के। एप्लीकेशंस हैं टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, एक अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को निकालना, टू कंपेयर 2 अननोन रेजिस्टेंसेस। अगर हमें 2 अननोन रेजिस्टेंसेस दिए जाएं और उनकी वैल्यू को एक दूसरे से कंपेयर करना है तो हम मीटर ब्रिज यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड यूज है टू मेजर द अननोन टेम्परेचर। हम किसी अननोन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी मीटर ब्रिज को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे केस 1, टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अपने पहले वाले डायग्राम पर। हमें अननोन रेजिस्टेंस S को निकालना है। फ्रेंड्स जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा, बिल्कुल यही अरेंजमेंट हमें बनाना है। हमें A और C के बीच में सेल एंड की कनेक्ट करना है, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर और सेकेंड एंड पे जॉकी कनेक्ट कर देना है। ये देखिए फर्स्ट गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया एंड सेकेंड गैप में अननोन रेजिस्टेंस S लगा दिया। अब फ्रेंड्स हमें बैलेंस कंडीशन निकालनी है व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये जो फॉर्मूला है P/Q इज इक्वल टू R/S, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे एप्लीकेबल है। मीटर ब्रिज बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही फंक्शन कर रहा है, इस वजह से ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे मीटर ब्रिज के लिए। लेकिन उसके पहले हमें मीटर ब्रिज का बैलेंस कंडीशन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बैलेंस कंडीशन के लिए है। अब बैलेंस कंडीशन जैसे यहां आपने देखा कि पहले आप क्या करते हैं, पहले K1 को ऑन कर देते हैं, देन K2 को ऑन करेंगे बैलेंस कंडीशन ढूंढने के लिए। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले इस K को ऑन कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ मैंने K2 इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये जो जॉकी लिया B पॉइंट पर, इसको अगर हम टच नहीं कराते हैं AC वायर पर तो कनेक्शन हट गया, इसको टच करा दिया तो कनेक्शन हो गया। ये जॉकी ही यहाँ पे एज अ की फंक्शन कर देगा, यानी K2 का काम ये जॉकी ही कर देगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले K1 को ऑन करते थे, यानी इस K को ऑन कर देंगे। जैसे ही ये K ऑन करेंगे थोड़ा सा वेट करिए जिससे स्टेबल हो जाए हमारी जो करंट ली जा रही है सेल से। अब ये करंट फ्लो करेगी बिल्कुल जैसे यहाँ फ्लो कर रही थी। बैलेंस कंडीशन का मतलब BDR में करंट नहीं जानी है, यहाँ इस आर में BDR में कोई करंट नहीं जानी चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। फ्रेंड्स
ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे हमने एक रेजिस्टेंस वैल्यू सर्किट में ले लिया, की को निकाला, सर्किट में हमने वो रेजिस्टेंस को ले लिया, यानी R को एक फिक्स वैल्यू दे दी, S तो अननोन रेजिस्टेंस ही है, S में भी कोई चेंज नहीं हो सकता, R और S हमने फिक्स कर दिए। अब हम चेंज किसको कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमें ऐसी बैलेंस कंडीशन में ये चीज आनी चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये और ये तो फिक्स हो गए, R और S फिक्स हो गए, तो हम चेंज किसको कर सकते हैं, ये जो AB आर्म की लेंथ है L, यानी L चेंज करके हम P को चेंज कर सकते हैं, BC की लेंथ 100 माइनस L को चेंज करके। तो बैलेंस कंडीशन हम कैसे खोजेंगे फ्रेंड्स, आपने किया एक की साइड, पहले इस जॉकी को एक ही साइड टच कराया, आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में किसी एक साइड का डिफ्लेक्शन आएगा, फिर आप जॉकी को उठाइए और C की साइड टच कराइए, डिफ्लेक्शन दूसरी साइड जाएगा, यानी A पे टच कराया तो एक साइड और C पे टच कराया तो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन गया। तो साइड चेंज होने का मतलब A और C के बीच में कोई एक ऐसी पोजीशन मिलेगी हमें वायर पे जहां पे हमें नल डिफ्लेक्शन, यानी ऐसी कंडीशन जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, A की साइड से शुरू करें और धीरे धीरे C की तरफ चलना है, और जहां पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिल जाए वहीं पे आप रुक जाएंगे। यहां ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है कि सेल का पॉजिटिव हमने कहां से कनेक्ट किया, A से, और नेगेटिव को C से। अब फ्रेंड्स नल डिफ्लेक्शन मान लीजिए B पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिल गया, तो फ्रेंड्स ये वाली जो हमें लेंथ मिली, सामने स्केल लगी है, हमने A से B तक की लेंथ मेजर कर ली L, तो जाहिर सी बात है B से C तक की जो लेंथ है वे 100 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ वायर की, और A से B तक L सेंटीमीटर, तो B से C तक कितनी होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स आपको लेंथ ऑफ वायर मिला है, P की वैल्यू नहीं मिली जो हम यहां सीधे रख दें, लेकिन फ्रेंड्स आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, यहां मैं एक बार आपको बता देती हूं, आपने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी अगर हमें रेजिस्टेंस वायर का चाहिए तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप पिछले वीडियोस में आप देख भी चुके हैं, आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी अगर हम यहां की कंडीशन में देखें तो A से B तक की वायर का रेजिस्टेंस P वैल्यू है, ये P हमें निकालना है, तो इस AC वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, A से B तक की लेंथ L और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यानी P इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसी तरीके से फ्रेंड्स जब आपको Q निकालना है तो Q में लेंथ चूंकि 100 माइनस L हो गया है, तो आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू रो 100 माइनस L अपॉन A, ये आप ले लेंगे, यानी आपको P की भी लेंथ मिल जाएगी और Q की भी, आपको P का वैल्यू मिल गया रो L अपॉन A एंड Q इज इक्वल टू रो 100 माइनस L अपॉन A। A दोनों में सेम है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का सेम है, दोनों में रो सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, और आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, सेम मटेरियल है तो दोनों की जगह पर हमने सेम रो की वैल्यू लिखी। अब फ्रेंड्स बैलेंस कंडीशन आ गई जहां पे नो डिफ्लेक्शन था, यानी यहां इस कंडीशन में हम यूज कर सकते P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो R की ये वैल्यू जो हमने यहां अपने रेजिस्टेंस बॉक्स में लिया था वो वैल्यू हमने लिया R की जगह, S अननोन है तो S ही लिखा रहने देंगे, और P अपॉन Q फ्रेंड्स ये जो हमने निकाला रो इज इक्वल टू L अपॉन A, P हो गया और Q हो गया L 100 माइनस L अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। तो इस इक्वेशन को डिवाइड करें अगर तो P बाई Q इज इक्वल टू,
आपको क्या मिल जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L, क्योंकि रो और A तो कैंसिल हो जाएंगे, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से, और अगर फ्रेंड्स L की जगह लेंथ L1 है तो हो जाएगा P बाई Q इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L। तो ये P बाई Q हमें मिल गया रेशियो। अब बैलेंस कंडीशन है चूंकि, तो P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S हम रखेंगे। P बाई Q की ये वैल्यू ले ले, L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू R अपॉन S, और इसको अगर सॉल्व कर देते हैं फ्रेंड्स तो S इज इक्वल टू R 100 माइनस L1 अपॉन L1। इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस S निकल जाएगा और R की वैल्यू आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से नोन है। तो फ्रेंड्स ये तो प्रोसीजर था कि आपने किस तरीके से निकालना है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को। अब फ्रेंड्स अगर आपसे कहा जाता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन करिए कि मीटर बेस से हम दो अननोन रेजिस्टेंसेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स सेम डायग्राम होगा, सेम स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेम आपको प्रोसीजर भी यूज करना है। अब डिफरेंस कहां पे आएगा फ्रेंड्स, बाकी सब ऐसे ही होगा। ये जो अननोन रेजिस्टेंस था, अब हमें सेकेंड केस में दो को कंपेयर करना है, तो हमने लिया अननोन रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। सबसे पहले R1 को यूज करेंगे फ्रेंड्स, और जहां पे S लिया था इसकी जगह हम यानी सेकेंड गैप में रेजिस्टेंस R1 को डाल देंगे, और फिर हम बिल्कुल पहले की तरीके से ही स्विच ऑन करेंगे और जॉकी को मूव करा के बैलेंस कंडीशन लाएंगे। मान लीजिए R1 लगाया इस जगह पर, तो हमें B की जो बैलेंस पॉइंट मिली उसके लिए AB की लेंथ मिल गई L1, तो BC हो जाएगा 100 माइनस L1। जैसे अभी हमने अननोन S को निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले यहां से देखिए P बाई Q आप निकाल लेंगे, तो P बाई Q आपको मिल जाएगा L1 अपॉन 100 माइनस L1, बिल्कुल जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था जहां पे अननोन रेजिस्टेंस हमने मेजर किया। फिर हम बैलेंस कंडीशन यूज करते हैं, P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P बाई Q का जो रेशियो निकाला L1 अपॉन 100 माइनस L1 लिख दिया इज इक्वल टू R की जगह R और S की जगह अननोन R1। इसको सॉल्व किया बिल्कुल ऊपर की तरह फर्स्ट स्टेप में जैसे था, तो R1 इज इक्वल टू R 100 माइनस L1 अपॉन L1, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब फ्रेंड्स हम सेकेंड रेजिस्टेंस को लेते हैं R2, यानी जहां हमने R1 को कनेक्ट किया था S की जगह पर, अब उसकी जगह R2 को हमने डाला, स्विच ऑन किया, और फिर से हमने जॉकी को मूव करा के बैलेंस कंडीशन ढूंढा जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अब हम देखते हैं कि B उस पोजीशन पे रुका जहां AB की लेंथ आती है L2, यानी L की जगह हो गया L2। तो बिल्कुल पहले की तरह ही प्रोसीजर यूज करेंगे। पहले P बाई Q आपको निकालना है। P बाई Q की वैल्यू जैसे यहां आया था L1 अपॉन 100 माइनस L1, तो अब इस केस में आ जाएगा L2 अपॉन 100 माइनस L2 इज इक्वल टू R अपॉन S की जगह लिखेंगे R2। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें R2 के लिए ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसे फ्रेंड्स हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब हमें टास्क क्या मिला हुआ है, कंपेयर करना है दो अननोन रेजिस्टेंसेस को, यानी R1 R2 को कंपेयर करना है। तो सिंपल इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड हो जाएगा और राइट राइट डिवाइड हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो हमें मिल जाएगा, दैट इज द कंपैरिजन, यानी R1 अपॉन R2 हमें यहां से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया और हमें मिल गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R 100 माइनस L1 अपॉन L1 होल डिवाइडेड बाई R 100 माइनस L2 अपॉन L2। अब इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमने ये कंडीशन यूज की। आप जानते हैं छोटी क्लासेस से ही कि अगर A अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई C अपॉन डी है, तो इसको आप क्या लिखते हैं, A अपॉन बी इंटू ये पलट जाता D अपॉन C। बिल्कुल इसी चीज को यहां अप्लाई किया तो ये नीचे वाला यहां भी पलट गया। देखिए L2 अपॉन R 100 माइनस L2, R से R कैंसिल हो जाएगा,
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2। तो फ्रेंड्स ये हो गया कि हम मीटर ब्रिज को यूज करके दो अननोन रेजिस्टेंसेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यहां एक और चीज ध्यान देने की है फ्रेंड्स कि अगर हमें रेजिस्टेंस बॉक्स जो नहीं मिला है, हम उसकी जगह पर कोई भी रेजिस्टेंस यूज करके अननोन रेजिस्टेंस R1 R2 को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन में R की वैल्यू ज्ञात हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो कट जाएगी, इसलिए हमें R की जरूरत नहीं पड़नी है। हम रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह कोई भी नॉन अननोन रेजिस्टेंस डाल के भी इस पार्ट को कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड स्टेप आता है टू मेजर द अननोन टेम्परेचर। फ्रेंड्स, हम मीटर ब्रिज को यूज करके टेम्परेचर जो कि हमें नहीं मालूम है, अननोन है, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंडेंस की इक्वेशन थी R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा थीटा। फ्रेंड्स, यहां आपको मालूम है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, कि ये R नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है, R थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है, और ये अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक है। फ्रेंड्स, अगर इसको हम सॉल्व करें, ब्रैकेट खोल दें और फिर R नॉट को इधर ट्रांसफर करें, तो R माइनस R नॉट इज इक्वल टू R नॉट अल्फा थीटा। इसको हमने इक्वेशन A नाम दे दिया। फ्रेंड्स, अगर जो टेम्परेचर थीटा डिग्री हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस थीटा को हम 100 के इक्वल ले लें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं, तो सेम इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? R100 माइनस R नॉट इज इक्वल टू R नॉट अल्फा 100, थीटा की जगह 100 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स R100 जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम रेजिस्टेंस का, सेम जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। R नॉट 0 डिग्री पर उसी की रेजिस्टेंस वैल्यू है, R100 100 डिग्री पर सेम कंडक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है, R थीटा डिग्री पर उसी कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इक्वेशन A को इक्वेशन B से डिवाइड करें, तो लेफ्ट को लेफ्ट डिवाइड कर देगा, राइट को राइट, यानी हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिल जाएगा। और यहां अगर आप ध्यान से देखें तो R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहां बचेगा सिर्फ थीटा अपॉन 100। अगर हमें अननोन टेम्परेचर थीटा चाहिए तो 100 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये इक्वेशन हमें बन के मिल जाएगी, थीटा इज इक्वल टू R माइनस R नॉट अपॉन R 100 माइनस R नॉट इंटू 100। अब फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हम मीटर ब्रिज में कैसे यूज कर पाएंगे? हमें फ्रेंड्स बिल्कुल यही डायग्राम लेना है और रेजिस्टेंस बॉक्स हमने एक ले लेना है। हमें सेम अरेंजमेंट करना, एक हमें जिस रेजिस्टेंस को यूज करके हम यहाँ टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं, एटमॉस्फेयर का जो भी टेम्परेचर है, उसे हम अननोन की जगह यानी S की जगह कनेक्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स, बैलेंस कंडीशन ढूंढना होगा हमें। बैलेंस कंडीशन ढूंढने के बाद P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S लगा के हम अननोन की वैल्यू निकाल लेते थे। अभी आपने फर्स्ट स्टेप में यही देखा था। अब फ्रेंड्स, हम क्या करें, इस इक्वेशन को यूज करना है अगर हमें टेम्परेचर निकालने के लिए, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए 0 डिग्री पर उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू, 100 डिग्री पर उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू, और जो टेम्परेचर निकालना है उस टेम्परेचर पर उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी अननोन रेजिस्टेंस हम लें और यहां S की जगह कनेक्ट कर दें। फ्रेंड्स, ये एक मेटालिक कंडक्टर है, इसको हम आइस का एक बाथ ले लें, कंटेनर ले लें आइस का, और उसमें इसे इमर्ज करके रख दें, इसे डुबा कर रख दें, तो ये 0 डिग्री पे चला गया। और बिल्कुल जैसे पहले हमने प्रोसेस किया, बैलेंस कंडीशन निकाला और फिर P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S करके ये अननोन रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे उस कंडीशन में जबकि हमने इसको
आइस के अंदर इमर्ज करके रखा था, यानी ये जो रेजिस्टेंस आएगी कंडक्टर की वो 0 डिग्री पर आ गई। अब हम फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, उसी अननोन रेजिस्टेंस को यहां लगाएंगे और स्टीम में इसको रख देंगे। 100 डिग्री पर स्टीम है, उस पे हम इस जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको रख देंगे। फिर से बैलेंस कंडीशन ढूंढेंगे, फिर से P/Q इज इक्वल टू R/S लगा करके 100 डिग्री पर रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, तीसरी बार फिर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर निकालना था उस टेम्परेचर पर हम इस रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। फिर से बैलेंस कंडीशन ढूंढेंगे, फिर से P/Q इज इक्वल टू R/S में रख करके और गिवन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले पे रख देंगे। जो 0 आइस के साथ निकाली वो R0 हो गया, जो स्टीम के साथ निकाली वो R100 हो गया और जो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही निकाली वो R हो गया। इनकी वैल्यूज रख देंगे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मीटर ब्रिज के बारे में मैंने आपको इतनी जानकारी दी है। यहाँ पे एक और चीज आपको बता दें फ्रेंड्स कि हम ये जो मेटालिक स्ट्रिप्स है वो कॉपर की ही क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कॉपर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और आप चाहते हैं कि जो कनेक्टिंग वायर या कनेक्टिंग स्ट्रिप्स हम यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत 0 की तरफ हो, इग्नोर करने की कंडीशन में हो। इस वजह से हम गुड कंडक्टर की कॉपर की मेटालिक स्ट्रिप्स यूज करते हैं और इसकी हम चौड़ाई भी काफी कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू ρL/A होता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी और कम रेजिस्टेंस वैल्यू का स्ट्रिप होगा तभी हम उसके रेजिस्टेंस को इग्नोर कर पाएंगे, तभी वो गुड कनेक्टिंग मटेरियल बन पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस निल होना चाहिए, इसी वजह से हमने कॉपर की स्ट्रिप यूज की है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज्यादा है और ये गुड कंडक्टिंग मटेरियल है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, हमने कहा था कि हम यहाँ पे वायर जो AC यूज कर रहे हैं 1 मीटर लेंथ का, वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन एलॉय का यूज किया है। उसका रीजन क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हम क्यों यहाँ पे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन एलॉय ही यूज कर रहे हैं, किसी और मटेरियल को हमने यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, उसका रीजन ये है कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मटेरियल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो वैल्यू बहुत लो होती है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू लो होने के साथ साथ इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई होती है। यानी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये दो प्रॉपर्टी होने की वजह से ही हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का ही वायर यूज करते हैं। फ्रेंड्स, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या हुआ कि ये अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी लो हो जाएगी। यहां आप देखिए, ये अल्फा की वैल्यू वेरी लो हो जाएगी, और अल्फा जब बहुत लो हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इग्नोर करने वाला हो जाएगा। अगर इसको इग्नोर कर दे तो R इज इक्वल टू R0 हो जाएगा। यानी टेम्परेचर वेरी करने पर भी इस AC वायर का रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। और आप यही चाहते हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो AC का रेजिस्टेंस में अपने आप टेम्परेचर की वजह से कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए आप मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर यूज करते हैं, बिकॉज इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरी लो एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी हाई है। फ्रेंड्स, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या हुआ, ये रो वैल्यू हाई हो जाएगी। रो हाई होने का मतलब फॉर द गिवन लेंथ एंड गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस हमें ज्यादा मिलेगा। अदरवाइज हमें ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए बहुत लंबा वायर लेना पड़ता, तो हमें बहुत लंबा वायर ना लेना पड़े, इस वजह से हमने हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मटेरियल ले लिया। तो इस मटेरियल की दो प्रॉपर्टी की वजह से हमने यहाँ पे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर यूज किया है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी
लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, ये था मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में आज का डिस्कशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फ्रेंड्स आप कमेंट में लिखें। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।